नमस्कार, मैं अमिता जैन। मैं अपने YouTube चैनल अमिता जैन द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य पढ़ने में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल आदिकाल के बारे में बात करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा का प्रारंभ, हिंदी साहित्य का प्रारंभ, हिंदी साहित्य की शुरुआत का प्रथम काल, सीमांकन, प्रथम रचना, प्रथम कवि, उसका नामकरण आदि के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा की शुरुआत के साथ ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जा सकती है। हिंदी भाषा एक जन भाषा है। अपभ्रंश में जब ध्वनि, स्वर, व्याकरणिक रूप से परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है, होने लग जाता है, तो एक नई भाषा, एक जन भाषा, हिंदी भाषा जन्म लेती है। राहुल संस्कृतयन से लेकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल आदि ने, क्योंकि अपभ्रंश से हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ है, ऐसी प्रवृत्तियां अपभ्रंश भाषा में दिखाई देने लग जाती है या ऐसी प्रवृत्तियां प्रमुखता से आने लगती है कि हम एक नई भाषा उसे स्वीकार करते हैं। नई भाषा को स्वीकार करने और अस्वीकार करने या स्वीकार करने के विभिन्न कारणों को लेकर कई विद्वानों में कई प्रकार के मतभेद दिखाई देते हैं। यह एक तरह से भाषा का संधि काल भी हम कह सकते हैं और भाषा के संधि काल के साथ ही साहित्य भी कई रूप में विवादग्रस्तता के साथ में हमारे सामने आता हुआ दिखाई देता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है और आदि उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। शुक्ल जी, राहुल संकृतयन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि सभी ने लगभग कुछ मतभेदों के साथ, कुछ विवाद के साथ सिद्ध एवं नाथ साहित्य को, जो कि गुलेरी जी के अनुसार उत्तर अपभ्रंश की रचना है, हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। शुक्ल जी ने कहा है कि सिद्ध और नाथ रचनाओं से हालांकि किसी प्रवृत्ति का निर्धारण तो नहीं हो पाता है, लेकिन हम उसे हिंदी साहित्य में इसीलिए स्थान दे रहे हैं कि आगे की प्रवृत्तियों के लिए ये प्रारंभिक रूप के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। आचार्य द्विवेदी जी ने भी सिद्ध और नाथ रचनाओं को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। हालांकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शुरुआती रचनाओं में अपभ्रंश का प्रभाव अधिक था, तद्भव की प्रवृत्तियां अधिक मात्रा में दिखाई देती है। तत्काल उसके बाद धीरे धीरे जब 12वीं शताब्दी की शुरुआत होती है या उसके भी बाद 13वीं 14वीं शताब्दी से तत्सम की प्रवृत्ति प्रमुखता से जब दिखाई देने लगती है, तब से हम हिंदी साहित्य की शुरुआत को मान सकते हैं या तब से हम उसको हिंदी कह सकते हैं। लेकिन इसको यदि हम हिंदी मानते हैं तो भक्ति काल से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं सरहपाद की रचनाओं में भी हिंदी के बीज विद्यमान हैं, उनके साहित्य और शैली में भी हिंदी के बीज विद्यमान हैं। इसीलिए और कुछ विद्वानों ने, आचार्य शुक्ल जी जैसे हैं, उन्होंने इनकी रचनाओं को भी अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा, साहित्य चेतना, साहित्य की शुरुआत की दृष्टि से हिंदी की जो रचनाएं हैं वो कहीं कुछ तरह से शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि के लिए भी कई विद्वानों में मतभेद हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। यदि इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मान भी लें तो भी इनकी रचनाएं हमें उपलब्ध नहीं है, इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, कोई पद्य उपलब्ध नहीं है। भक्तमाल में केवल इनके नाम का उल्लेख है, इसीलिए इन्हें हिंदी के हम प्रथम कवि प्रामाणिक रूप से नहीं मान सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी के प्रथम कवि माने हैं। सरह की रचना का उदाहरण है, जह मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश, तहि वट चित विषाम करूं, सरह कहेई उवेश।
सरह को प्रथम रचना मानने के लिए हिंदी के ये उदाहरण पर्याप्त है, जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबलीदास की रचना उन्होंने की है और उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन शालिभद्र सूरि की रचनाओं में और भरतेश्वर बाहुबलीदास में अपभ्रंश की मात्रा बहुत अधिक दिखाई देती है। वो हिंदी के कवि नहीं माने जा सकते हैं, पूरी तरह से वो हिंदी के कवि नहीं हैं, बल्कि अपभ्रंश के ही कवि हैं जिसमें हिंदी दिखाई देती है। जबकि सरह को हम हिंदी का प्रथम कवि इनकी रचना के आधार पर और इनकी शब्द संरचना के आधार पर मान सकते हैं। यदि हिंदी की प्रथम रचना के बारे में बात करें तो फिर इसमें भी विवाद है। सरह ने कोई रचना नहीं लिखी है, सरह ने की कोई एक कृति नहीं दिखाई देती है, उनके फुटकल पद ही दिखाई देते हैं। तो अब हिंदी की प्रथम रचना किसे माने, तो सीमांकन की दृष्टि से, समय की दृष्टि से देवसन कृत शावकाचार हिंदी की प्रथम रचना सिद्ध होती है और उसे हिंदी की प्रथम रचना माना जा सकता है। अब यदि हम सीमांकन की बात करें, हिंदी साहित्य की शुरुआत के समय में या हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का सीमांकन क्या किया जाए, उसकी सीमा किस आधार पर निर्धारित की जाए, तो सीमांकन का आधार भाषा, उसकी प्रवृत्ति, उसकी शैली सभी दृष्टियों से किया जा सकता है। भाषा वो होनी चाहिए, एक प्रकार की प्रवृत्तियाँ उस काल में दिखाई देनी चाहिए या अधिकांश रचनाओं में वो प्रवृत्तियाँ दिखाई दी जानी चाहिए, या और उस समय की जो शैली है वो एक तरह से सर्व स्वीकृत होनी चाहिए या प्रमुखता से वो उजागर उस समय में होनी चाहिए। उस आधार पर हम किसी भी काल का सीमांकन कर सकते हैं। तो यदि हम सीमांकन करते हैं तो राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी, जो कि सरह पाठ का समय है, वहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा भी बहुत दूर तक यहाँ इनसे सहमत हैं। लेकिन यहाँ से एक प्रवृत्ति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति की शुरुआत की परंपरा नहीं दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज एवं भोज का समय 993 ईस्वी से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है और कहते हैं कि यहाँ से एक परंपरा के रूप में हिंदी भाषा साहित्य में दिखाई देने लग जाती है। अधिकांश विद्वानों ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समर्थन किया है और इस तरह से 993 ईस्वी से या 10वीं शताब्दी से हम हिंदी साहित्य की शुरुआत मान सकते हैं। अब हिंदी साहित्य की अंतिम सीमा के बारे में भी कई विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। ग्रियर्सन 1400 ईस्वी को हिंदी साहित्य की अंतिम सीमा मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1318 ईस्वी को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की अंतिम सीमा मानी है। वो आचार्य शुक्ल जी विद्यापति को आदिकाल में स्थान देते हैं, शुरुआती काल में स्थान देते हैं, जिनका समय बाद में ठहरता है। लेकिन 1318 ईस्वी के बाद से हम ये देखते हैं कि भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ साहित्य के क्षेत्र में दिखाई देने लगती है और उत्तरोत्तर हावी होने लगती है। तो हम आचार्य शुक्ल जी का मत, जो कि 1318 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा के रूप में स्वीकार करते हैं, हम उसे ही स्वीकार करते हैं और अधिकांश विद्वानों ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा से लेकर आज तक के विद्वानों ने इस सीमा को स्वीकार किया है। इस तरह से आदिकाल की शुरुआत 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक का काल आदिकाल का समय माना जा सकता है। अब इस समय जो 993 ईस्वी से शुरू होता है, 1318 ईस्वी तक चलता है, का नामकरण क्या होना चाहिए, इसमें भी बहुत मतभेद है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले विद्वान, फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने नामकरण के बारे में कोई बात नहीं की है। उसके पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ
लिखा है उसमें उन्होंने कवियों की काल सीमा की तो बात की है, लेकिन इस समय के नामकरण की कोई बात नहीं की है। हिंदी साहित्य में उसके बाद लिखने वाले विद्वान शिव सिंह सेंगर हैं, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा है। उन्होंने भी नामकरण और काल सीमा की कोई बात नहीं की है। उन्होंने अकारादि क्रम से कवियों का वर्णन किया है। इस समय का नामकरण करने वाले प्रथम विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने इस काल को चारण काल नाम दिया है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसकी सीमा बहुत पीछे से शुरू कर दी है। जब से उन्होंने शुरू की है तब से इस तरह की कोई प्रवृत्ति उस युग में दिखाई नहीं देती है। 10वीं शताब्दी से चारण या वीर गाथात्मक साहित्य लेखन की प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन ये भी साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। चारण एक जाति विशेष हुआ करते थे जो कि उस युग में राजाओं के साथ में रहते थे। राजा उनके आश्रयदाता होते थे और वो राजाओं के साथ युद्ध भी किया करते थे और उस युद्ध का आंखों देखा हाल भी वर्णित किया करते थे। तो उस जाति विशेष के आधार पर इस काल का नामकरण करना ठीक नहीं बैठता है। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। प्रारंभिक काल नाम एक साधारण सा एक जनरल नाम है जिससे कोई प्रवृत्ति या किसी विशेष बात का पता नहीं चलता है। उसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 993 ईस्वी से लेकर 1318 तक के समय को वीर गाथा काल नाम से अलंकृत किया है। उनका ये कहना है कि उस युग में वीर गाथात्मक साहित्य बहुत लिखा जाता था। राजपूतों का काल था जो युद्ध किया करते थे। भूमि एवं नारी के लिए राजपूत लोग युद्ध के लिए एवं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए युद्ध करने के लिए हमेशा ही लालायित रहा करते थे और वो अपने आश्रयदाता कवियों के द्वारा अपने जीवन व्रत भी लिखाया करते थे। और उस समय का जो काल है युद्ध का काल था और साहित्य युद्ध का साहित्य या वीरता का साहित्य लिखा जाता रहा है, इसीलिए इसे वीर गाथा काल नाम देना चाहिए। लेकिन यह नाम भी इसीलिए सही सिद्ध नहीं हो सकता है कि एक तो जिन 17 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया है, वो उन ग्रंथों में अधिकांश ग्रंथ आज अप्रामाणिक सिद्ध हो चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यह कहा है कि इसमें कुछ ग्रंथों की सामग्री संदिग्ध है। तो ऐसे संदिग्ध ग्रंथों के आधार पर किसी काल की न तो प्रवृत्ति निर्धारित की जा सकती है और न ही उस काल का नामकरण किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने सिद्ध एवं नाथ रचनाओं को सांप्रदायिक रचना कहकर साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया है। लेकिन यदि हम उनकी रचनाओं को सांप्रदायिक रचनाएं कहते हैं तो फिर भक्ति काल तो पूरा ही सांप्रदायिक ठहर जाता है और भक्ति काल को भी यदि हम साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर देते हैं तो फिर क्या रीतिकाल से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानेंगे, जो कि सही नहीं है। और जबकि हम कहते हैं आचार्य शुक्ल जी ने ये कहा है कि जनता की चित्त वृत्ति जैसी होती है साहित्य वैसा ही लिखा जाता है और तत्कालीन स्थितियों के अनुसार जनता की चित्तवृत्ति बदलती रहती है और वैसा ही साहित्यकार साहित्य लिखता है, क्योंकि वो भी तो एक जन होता है। तो जनता की चित्तवृत्ति क्या भक्ति में नहीं हो सकती है? क्या केवल वीरता में ही होगी या श्रृंगार में ही होगी? तो इस तरह से आचार्य शुक्ल जी के स्वयं के निष्कर्षों से भी हम ये वाले काल को या इस समय को वीर गाथा काल नाम नहीं दे सकते हैं कि एक तो रचनाएं ही प्रामाणिकता के संदेह के घेरे में आ रही हैं और दूसरा सिद्ध एवं नाथ साहित्य और फुटकल रचनाएं तो फिर यहाँ से चली जाती है। तो इसीलिए ये काल ये नामकरण भी ठीक नहीं बैठता है। उसके पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है, जिसे कि डॉक्टर रसाल ने भी स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम
कई कारणों को लक्षित करके लिखा है। हम कहते हैं कि भाषा और साहित्य चेतना के आधार पर उस समय के साहित्य का निर्धारण किया जा सकता है। तो हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप इस युग में दिखाई देता है। हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप इस युग के साहित्य में दिखाई देता है। सिद्ध एवं नाथ साहित्य में वो सारी प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है, उस युग की प्रवृत्तियाँ उस साहित्य में आई है और वो सारी दिखाई देती है, जिसका उत्तरोत्तर विकास आज तक हिंदी साहित्य में होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चाहे वो हठ योग की प्रवृत्ति हो, गुरु के प्रति अपनी भक्ति की प्रवृत्ति हो और धार्मिक आडंबरों के खंडन मंडन की प्रवृत्ति हो, चाहे वो मूर्ति पूजा के विरोध की प्रवृत्ति हो, सारी प्रवृत्तियां आगे जाकर के या श्रृंगारिकता या जो प्रवृत्तियां हैं आगे जाकर के साहित्य में आज तक भी दिखाई देती है। उसके अलावा जब शैली की हम बात करते हैं तो शैली की जो शुरुआत है, जो कि आगे जाकर के भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल तक में दिखाई देता है, वो शुरुआत का काल भी यही काल ठहरता है। इस तरह से भाषा, शैली एवं वस्तु सभी दृष्टि से ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग है, इसीलिए इसका नाम आदिकाल रखा जाना सही है, जिसे कि डॉक्टर रसाल ने भी माना है। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस काल को संधि काल एवं चारण काल नाम देते हैं। संधि काल नाम तो भाषा की दृष्टि से संधि काल है और चारण काल फिर से जाति विशेष के पर आधारित ये नाम है। तो ये दोनों ही नाम, एक तो किसी भी काल का नामकरण किसी दो विशेषणों पर आधारित नहीं होना चाहिए, दूसरा ये दोनों ही नाम इसीलिए सही नहीं बैठते हैं क्योंकि उस समय की दूसरी जो प्रवृत्तियां हैं वहाँ वो प्रवृत्तियां यहाँ पर रेखांकित नहीं हो पाती है। राहुल सांकृत्यायन भी दो नाम सिद्ध सामंत युग देते हैं। सिद्ध सामंत काल में सिद्ध तो साहित्यकार हुए हैं, योगी हुए हैं जो साहित्य रचना भी किया करते थे, लेकिन सामंत लोग तो रचना नहीं करते थे, रचना करवाया करते थे। तो उस दृष्टि से भी ये नामकरण सही नहीं है। एक तो दो नाम पर आधारित है, दो विशेषणों पर आधारित है, दूसरा ये अगर सिद्ध नाम करते हैं तो अन्य प्रवृत्तियाँ दूसरी कहाँ चली जाएंगी, उनके बारे में क्या होगा, उसका वर्णन इसमें नहीं आता है, उसकी विशेषता इस नाम में नहीं दिखाई देती है। तो इस दृष्टि से यह नाम भी सही नहीं ठहरता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नाम वीर काल रखा है। वीर काल नाम भी हालांकि चौंकाता तो है, लेकिन विशेष बात यहाँ व्यक्त नहीं होती है। आचार्य शुक्ल जी ने वीर कथा काल इस युग को दिया ही है। तो ये सभी नामों का मूल्यांकन करके अंत में निष्कर्षतः मैं ये कह सकती हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया आदिकाल नाम ही सभी दृष्टियों से उपयुक्त है, सही है। चाहे भाषा की दृष्टि से देखो तो भाषा का भी आदिकाल है, वस्तु की दृष्टि से देखो तो वस्तु का भी आदिकाल है जिसका विकास भक्ति काल में दिखाई देता है, और शैली की दृष्टि से देखो तो शैली में भी इस युग में लगभग सभी प्रकार की शैलियों की शुरुआत हो गई थी जो आज तक दिखाई देती है। तो इस तरह से इस युग का नाम या इस समय का नाम, जो समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक का है, के समय को, इस समय को आदिकाल नाम देना ही सर्वाधिक उपयुक्त है। धन्यवाद।